अनिल कुमार खांडेराव पवार महाराष्ट्र काडर के आईएएस अफसर। पीसीएस से आईएएस बने अनिल बीते एक दशक से इस पद पर हैं। 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक अनिल वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रहे, लेकिन इसी पद पर रहते हुए उन पर आरोप लगे 169 करोड़ 60 लाख रुपए घूस और कमीशन लेकर 41 इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट्स को परमिशन देने के। आरोप उनकी पत्नी पर भी लगे कि उन्होंने इस रिश्वत की काली कमाई से कीमती साड़ियां, गोल्ड और दूसरी बेशकीमती ज्वेलरी खरीदी। ईडी ने इस मामले में कई छापे मारे और कुल 300 करोड़ 92 लाख रुपयों का प्रोसीड ऑफ क्राइम की चार्जशीट भी फाइल की। इस प्रोसीड ऑफ क्राइम की राशि में आधे से ज्यादा का हिस्सा सीधे तौर पर आईएएस अनिल पवार से जोड़ा गया। अपनी छापेमारी में ईडी ने आईएएस अनिल पवार के घर से 44 करोड़ रुपयों की संपत्ति अटैच भी की। ईडी की इस कार्रवाई से पहले आईएएस अनिल पवार की गिरफ्तारी हुई और फिर सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी के चंद दिनों बाद ही खबर आई कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को इलीगल ठहराते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा अब तो वो अपने निलंबन को रद्द करके दोबारा सेवा में बहाल करने की मांग भी कर रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? कौन है आईएएस अनिल पवार, जिनका नाम करीब 170 करोड़ की रिश्वतखोरी में आया, जिनके खिलाफ ईडी ने आय से अधिक संपत्ति का एक मजबूत केस खड़ा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल गए? क्या है इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। मूलतः महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अनिल कुमार खांडेराव पवार एक प्रमोटी आईएएस हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, प्रमोटी आईएएस वो अधिकारी होते हैं जो राज्य सिविल सेवा में काम करते हुए अपने एक्सपीरियंस, सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर आईएएस कैडर में प्रमोट किए जाते हैं। इसके लिए भी कई शर्तें होती हैं। मसलन अफसर की कम से कम 8 साल की स्टेट सेवा पूरी हो चुकी हो, उनके एसीआर माने एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर अच्छी बातें लिखी हों और राज्य सरकार के साथ ही यूपीएससी के सिलेक्शन कमेटी में उस अफसर का वैल्यूएशन कर सब ठीक पाया गया हो। इन प्रमोटी आईएएस अफसरों को उनकी वरीयता के आधार पर एक बैज भी अलॉट किया जाता है। अनिल पवार को भी इसी नियम के तहत साल 2014 का बैच अलॉट किया गया। आईएएस कैडर में आने के बाद अनिल ने कई जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन जिस पोस्टिंग को लेकर पूरा विवाद है उसकी शुरुआत हुई साल 2022 से। 13 जनवरी 2022 को आईएएस अनिल पवार को वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी वीवीसीएमसी का कमिश्नर नियुक्त किया गया। वीवीसीएमसी महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। इसमें वसई, विरार, नालासोपारा और नवघर मणिकपुर के साथ कुल 4 नगर परिषदें शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें कुल 53 गांव भी आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 311 वर्ग किलोमीटर है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इसकी आबादी लगभग 12.22 लाख थी, जो अब बढ़कर 19.85 लाख हो चुकी है। ये आंकड़े इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप उस पद की जिम्मेदारी को समझ सकें जो आईएएस अनिल पवार को सौंपी गई। बहरहाल, इससे पहले कि आईएएस अनिल पर रिश्वत लेने के आरोप लगते हैं, एक घटना ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। ये किस्सा है साल 2023 का। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वसई विरार नगर निगम मुख्यालय में झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद एक जन सुनवाई रखी गई ताकि नागरिक अपने पानी, ट्रैफिक, सफाई और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अधिकारियों से सीधे बता सकें। इसी दौरान वसई के विधायक हितेंद्र ठाकुर और नगर निगम के आयुक्त अनिल कुमार पवार के बीच तीखी बहस हो गई। हुआ कुछ यूं कि जब कुछ नागरिकों ने पानी की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और ट्रैफिक जैम जैसी समस्याएं रखी, तब आयुक्त अनिल पवार ने उन पर जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब एमएलए हितेंद्र ठाकुर को पसंद नहीं आया। दोषारोपण से हुई बहस इतनी बढ़ गई कि एमएलए हितेंद्र ठाकुर ने अनिल पवार को पब्लिकली धमकी दे दी कि क्या तुम खुद को राजा समझते हो, मैं दफ्तर में आकर तुम्हें मारूंगा। उन दिनों इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था और शासन और प्रशासन के बीच इस बहसबाजी पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। बहरहाल, इसके बाद अनिल पवार सुर्खियों में आए साल 2025 के जुलाई महीने में। खबर आई कि 28 जुलाई को अनिल कुमार पवार का ट्रांसफर हुआ। उन्हें वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हटाकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमएमआरडीए का एडिशनल सीईओ नियुक्त किया गया। 28 जुलाई को बाकायदा उनका फेयरवेल किया गया, लेकिन ये खुशी 24 घंटे भी नहीं टिकी। नई नियुक्ति के पहले ही दिन खबर आई कि प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी ने अनिल पवार के घर और दफ्तर सहित कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ये 2 महीनों के अंदर ईडी की हुई तीसरी रेड थी।
जो अवैध इमारत निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी थी। दरअसल ईडी 60 एकड़ की सरकारी जमीन पर बनाए गए 41 अवैध इमारतों के निर्माण के मामले में जांच कर रही थी। अनिल पवार से पहले भी एजेंसी ने वीवीएमसी के अधिकारियों, बिल्डरों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर कई छापेमारी की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि एजेंसी ने दावा किया कि बिल्डरों ने मिडलमैन के जरिए वीवीएमसी अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि अवैध निर्माण को लीगलाइज किया जा सके। ईडी को डाउट था कि वसई विरार इलाके में अवैध निर्माण से जुड़ा एक बड़े पैमाने का घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत काफी पहले से ही की जा रही थी। वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध तरीके से रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई और ये सब कुछ बिल्डर्स, लोकल दबंग और कई सरकारी अफसरों की मिलीभगत से हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि एजेंसी ने दावा किया कि वसई विरार शहर की अप्रूव्ड डेवलपमेंट प्लान में जिन जमीनों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड के लिए रिजर्व किया गया था, उन्हीं पर 41 अवैध इमारतें खड़ी कर दी गई। जांच के दौरान ईडी ने कहा कि आरोपी बिल्डरों ने जनता को धोखा दिया। उन्होंने इन आरक्षित जमीनों पर अवैध इमारतें बनाई और बाद में फैब्रिकेटेड अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर फ्लैट बेच दिए। बिल्डरों को पहले से पता था कि ये इमारतें अवैध हैं और एक दिन गिरा दी जाएंगी, फिर भी उन्होंने लोगों को गुमराह करके उनके पैसे लिए। ये एक गंभीर धोखाधड़ी है। हालांकि 41 अवैध इमारतें 2009 के बाद बनी थी, जबकि अनिल 2022 में वीवीसीएमसी के कमिश्नर बने थे। लेकिन ईडी का आरोप था कि जब अनिल पवार ने 2022 में आयुक्त का पद संभाला तो उन्हें इस निर्माण की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने बिल्डरों से पैसे लेकर आंखें मूंद ली। बहरहाल साल 2009 से चलती आ रही इस जांच में अहम तारीख थी 20 फरवरी 2025 की, जब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन 41 अवैध इमारतों को ढा दिया गया था। इस स्कैम से हजारों परिवार जिन्होंने पाई जुटाकर फ्लैट खरीदे थे, वो सब बेघर हो गए थे। आदेश के मुताबिक ये अवैध इमारतें तो गिरा दी गईं, लेकिन इस घोटाले के पीछे खड़े लोगों की फाइलें बंद नहीं हुई। इसी स्कैम की जांच करते हुए जुलाई 2025 में ईडी ने अनिल पवार के घर पर छापेमारी की थी। 31 जुलाई को पब्लिश हुई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जब ईडी की टीम पवार के बंगले पर पहुंची तो परिवार के सदस्यों ने दरवाजा बंद कर लिया और लगभग 45 मिनट तक खोला ही नहीं। फिर ईडी को लोकल पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस आई और पुलिस ने एक चाबी वाले को बुलाया और उस चाबी वाले ने उस घर की एक अलग सी नई चाबी बनाई, तब जाकर कहीं बंगले का दरवाजा खुल पाया। ईडी को शक था कि दरवाजा बंद करके वो एजेंसी का टाइम खराब कर रहे थे ताकि उतने समय में वो घर में मौजूद सबूत और फोन की चैट वगैरह डिलीट कर सकें। हालांकि एजेंसी को अनिल के घर से कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उनके कारोबारियों और उनके सहयोगियों के घर से कैश और ज्वेलरी जरूर बरामद हुई थी। बहरहाल इस छापेमारी के बाद ईडी ने आईएएस अनिल को समन भेजा और पूछताछ के लिए बुला लिया। करीब 1 महीने के बाद ही खबर आई कि ईडी ने आईएएस अनिल पवार, टाउन प्लानिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वाईएस रेड्डी के साथ कुल 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी इसी 41 अवैध इमारतों के निर्माण और फ्लैट खरीदारों से हुई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। ईडी ने आरोप भी लगाया कि पवार और उनकी पत्नी से 1 हफ्ते पहले ही 4 बार पूछताछ की गई थी, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तारी का ये प्रोसेस करना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी विजय वी सिंह की रिपोर्ट बताती है कि ईडी ने जांच में पाया कि अनिल पवार ने 2022 में नगर आयुक्त बनते ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और हेराफेरी शुरू की। उन्होंने बिल्डरों से रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को मंजूरी दी और उस पैसे को शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनियों के जरिए लॉन्डर कर वैध दिखाने की कोशिश की। अनिल के साथ जिस टाउन प्लानिंग विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर वाईएस रेड्डी की गिरफ्तारी हुई थी, उनके आवास पर भी ईडी ने मई 2024 में छापा मारा था। इस छापेमारी में ईडी को 8 करोड़ 60 लाख रुपए नगद और 23 करोड़ 20 लाख रुपए के हीरे जवाहरात और सोने चांदी मिले थे। यहीं से ईडी को यह भी लीड मिली थी कि अनिल पवार ने रिश्वत की रकम अपनी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी के जरिए ली, जो नासिक में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में शामिल थी। इस जांच और गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पवार ने बिल्डरों से प्रति वर्ग फुट के हिसाब से रिश्वत ली ताकि उनके अवैध प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल सके। ईडी की इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आईएएस अनिल पवार को नौकरी से निलंबित भी कर दिया। लेकिन इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ 10 अक्टूबर को, जब ईडी ने 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसमें अनिल कुमार पवार, वीवीसीएमसी के पूर्व आयुक्त और आईएएस अधिकारी, अनिल कुमार पवार की पत्नी भारती पवार, वाईएस रेड्डी जो कि टाउन प्लानिंग के निलंबित डेप्यूटी डायरेक्टर रहे, सीताराम गुप्ता जो बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व कॉर्पोरेटर रहे,
और इनके अलावा कई आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, ब्रोकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने रिश्वत दी या रिश्वत की रकम इकट्ठी करने में मदद की, इन सब के नाम को शामिल किया गया। चार्जशीट में ईडी ने 71 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी अटैच की, जिसमें दावा किया गया कि 44 करोड़ की संपत्ति का ताल्लुक सीधे तौर पर अनिल पवार से है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि कुल घोटाले की रकम यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है वो 300 करोड़ 92 लाख रुपए है, जिसमें से 169 करोड़ रुपए सीधे तौर पर अनिल पवार से जुड़े हैं। चार्जशीट में ईडी ने कहा कि अनिल पवार और वाई.एस. रेड्डी ने रिश्वत से जुटाए पैसों को अपनी निजी विलासिता और महंगी चीजें खरीदने में खर्च किया। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि रेड्डी ने पवार के परिवार के लिए महंगी साड़ियां, सोने और हीरे के गहने खरीदे। 15 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस में छपी सदफ मोदक की रिपोर्ट बताती है कि ईडी के पास उन चैट्स के स्क्रीनशॉट भी हैं जिनमें गहनों की तस्वीरें हैं, 70,000 की पेन खरीदने की बात है और दूसरे बड़े खर्चों का जिक्र है। ईडी ने अपनी जांच में एक पोस्टमैन नेटवर्क का भी खुलासा किया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आर्किटेक्ट्स, बिल्डरों या लाइजन एजेंट्स से नगद वसूल की जाती थी। छोटी रकमें अफसरों के पास रखी जाती थी, लेकिन बड़ी रकम परिवार, ड्राइवर या पोस्टमैन कहलाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए पहुंचाई जाती थी। कभी कभी पैसा घर या दफ्तर नहीं बल्कि पहले से तय जगहों पर जाकर छोड़ा जाता था। नगद की असली और नकली पहचान के लिए 10 रुपए का नोट टोकन के तौर पर इस्तेमाल होता था, यानी जिसने रिश्वत दी और जिसने रिश्वत ली दोनों उससे पहचान के तौर पर अपने पास रखते थे, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रिश्वत की रकम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तय होती थी। इनकी रकम अर्बन जोन में 25 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से थी, तो वहीं ग्रीन जोन में 62 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से ली जाती थी। इसमें हर विभाग का अपना अलग अलग हिस्सा भी होता था। ईडी की जांच में पता चला कि वसई विरार में हुई अवैध इमारतों के निर्माण पर प्रति वर्ग फुट 150 रुपए की रिश्वत वसूली जाती थी। इसमें से 50 रुपए तो सीधे तौर पर आईएएस अधिकारी अनिल पवार को दिए जाते थे। ईडी ने पाया कि रिश्वत का यह पूरा खेल एक सिस्टमैटिक मॉडल के जरिए चल रहा था। यहां तक कि डील के लिए भी खास कोड्स का भी इस्तेमाल होता था। मसलन सीरियल नंबर, डिजिट 5 या डॉक्यूमेंट्स का मतलब हुआ पैसे की रकम कितनी है, सी का मतलब हुआ कमिश्नर माने अनिल पवार, डी का मतलब हुआ डेप्यूटी डायरेक्टर यानी वाई.एस. रेड्डी, कमर्शियल का मतलब हुआ लंबित मंजूरी के लिए रिश्वत का हिस्सा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक सिस्टम भी एक्सपोज किया जिसके जरिए पैसे काले से सफेद किए जा रहे थे। ईडी ने बताया कि पवार और उनकी पत्नी के रिश्तेदारों ने रिश्वत का पैसा इन्वेस्टमेंट के जैसे दिखाया, जिसे रियल एस्टेट, गोदाम और कंसल्टेंसी फर्मों के जरिए लीगल इनकम बना दिया गया। ईडी के मुताबिक भारती पवार ने बताया कि उन्हें 4 कंपनियों से मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन जब एजेंसी ने उनसे चारों में से एक जनार्दन एग्रो कंपनी के बारे में पूछा तो वो बता भी नहीं पाई कि ये कंपनी आखिर बेचती क्या है। एजेंसी ने देखा कि कंपनी में उनके भाई की तनख्वाह 50,000 रुपए प्रति महीना है, जबकि भारती की सालाना आय 20 से 25 लाख रुपए दिखाई गई थी। वहीं श्रुतिका एंटरप्राइजेस नाम की एक दूसरी कंपनी में भारती पवार ने 38.5 लाख रुपए का निवेश किया और 3 साल में इन्हें 98 लाख का रिटर्न भी मिल गया, यह दिखाया गया, जबकि कंपनी 1.5 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में थी और सालाना मुनाफा मात्र 25 लाख का था। ये सब देखने और डील्स को समझने के बाद ईडी ने माना कि ये साफ संकेत हैं कि रिश्वत का पैसा इन कंपनियों के जरिए सफेद किया गया। बहरहाल इन आरोपों और गिरफ्तारी के बाद अनिल पवार के वकीलों ने उनका पक्ष रखा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अनिल पवार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ईडी ने चुनिंदा लोगों को ही टारगेट किया है, पहले के आयुक्तों और सीआईडी-सीओ के अधिकारियों की कोई जांच नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि पवार और उनके रिश्तेदारों की कंपनियां 1997 से 2019 के बीच बनी थी, यानी उनके आयुक्त बनने से काफी पहले। ये सभी कंपनियां नियमित तौर से ऑडिट कराती हैं और टैक्स भी भरती हैं। बहरहाल एक तरफ ईडी ने अनिल और उनके करीबियों को सजा दिलाने के लिए अब रिपोर्ट्स को मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ अनिल पवार का पक्ष रखने वालों ने कोर्ट में अर्जी लगा दी और इसके बाद कोर्ट की तरफ से एक बेहद शॉकिंग जजमेंट दिया गया। 15 अक्टूबर को इंडिया टुडे में छपी सोनाली वर्मा की रिपोर्ट बताती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी की हुई इस गिरफ्तारी को अमान्य घोषित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अकार्ड की खंडपीठ ने कहा कि ईडी के पास पवार को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं थे। अदालत ने यह भी कहा कि पवार की ईडी कस्टडी और बाद में हुई न्यायिक हिरासत
दोनों ही गैरकानूनी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से अदालत ने पूछा कि गिरफ्तारी के लिए जांच अधिकारी ने किस सबूत पर भरोसा किया था। अदालत ने साफ किया कि क्या पूरा मामला सिर्फ गवाहों के बयानों और व्हाट्सएप चैट्स पर आधारित है। ईडी ने दावा किया कि पवार और नगर नियोजन के उपनिदेशक वाई.एस. रेड्डी, जो कि सह आरोपी हैं, उनके बीच हुई व्हाट्सएप पे बातचीत और आर्किटेक्ट्स के साथ बिल्डर्स के बयानों से एक स्पष्ट साजिश सामने आई थी। इस पर एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि रेड्डी के घर पर छापे के दौरान कई दस्तावेज मिले और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इससे केस साफ है, कोर्ट को और क्या चाहिए। एएसजी अनिल सिंह के इस तर्क से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप अदालत से ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते, आप केवल धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और व्हाट्सएप चैट्स पर निर्भर हैं। जब आपने पवार के घर पर छापा मारा तो आपको आपत्तिजनक सामग्री कुछ नहीं मिली। इस पर एएसजी अनिल सिंह ने जवाब दिया कि कोई भी सबूत ऐसे घर पर तो नहीं रखता। बहरहाल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि ईडी के पास जो भी सबूत हैं वो कानूनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त ही नहीं है। इस आधार पर अदालत ने गिरफ्तारी को अनजस्टिफाइड बताते हुए आदेश दिया कि पवार को रिहा कर दिया जाए। साथ ही उनकी ओर से पेश हुए वकील को यह आदेश दे दिया कि वो ये शपथ पत्र दें कि पवार किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। 28 अक्टूबर को खबर आई कि आईएएस अनिल पवार ने सरकार से अपना निलंबन रद्द करने और दोबारा से सेवा में बहाल करने की अपील भी की है। बहरहाल वीडियो के शूट किए जाने तक भले ही अनिल पवार ईडी की गिरफ्त से बाहर हो चुके हों, लेकिन उनके निलंबन को हटाने का कोई भी आदेश अब तक नहीं मिला। ईडी अब भी इस मामले में जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही इस मामले में कोई बड़ी अपडेट आएगी। जो भी जानकारी होगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।